नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। कल अपन क्या देख रहे थे? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा पहले क्या होता है? मैच्योर होता है, फिर क्या होता है? अधिगम करता है। ठीक है, वो मैच्योरिटी को सबसे पहले स्थान दिए हैं। उसके बाद बोलते हैं बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे सीखता है, अधिगम करता है। जीन पियाजे जी बोलते हैं कि बच्चा पहले क्या करता है? पहले सोचता है, फिर बोलता है। ठीक है, इन्होंने भी विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी बताई है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए आप लोग का कम से कम। इसमें एज रहता है 0 से 2, इसमें 2 से 7, इसमें 7 से कितना? 11, इसमें 11 से 16, 15। ठीक है, तो ये उनकी स्टेज है। जीन पियाजे जी ने अपने ज्ञान को ग्रहण करने के संबंध में भी 2-3 आपके बातें कही हैं। ठीक है, अनुकूलन बताया है। अनुकूलन के अंदर आता है पहला क्या? एसिमुलेशन, आत्मसातकरण। उसमें क्या करते हैं? पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं। दूसरा होता है क्या? समायोजन, है ना। समायोजन में क्या करते हैं? समायोजन में ज्ञान को परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आता है क्या? संतुलन, इक्विलिब्रेशन। समायोजन और आत्मसातकरण में बैलेंस बनाना। उसके बाद क्या आता है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? वो सूचनाएं होती है जिसके अनुसार हम क्या बनाते हैं? धारणा बनाते हैं, थॉट बनाते हैं किसी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? स्कीमा में जो चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीज मैं कल पहले भी बहुत बार बता दिया। चलिए, आज के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कल भी किए थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है ना। निगमनात्मक तर्क बोल रहा है। ठीक है, बात कर रहा है आपके कौन से? निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। निगमन विधि से शिक्षा कौन से स्टेज में दी जाती है? बच्चा कौन से स्टेज में रहता है तो वो निगमन विधि को समझ पाता है ना। ये अपन बताए ना 4 स्टेज, तो किस स्टेज में निगमन विधि का यूज किया जाएगा? हाँ, किसमें? मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। निगमन विधि में क्या होता है जी? पढ़े हैं ना। सबसे पहले क्या आता है निगमन विधि में? सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, फिर क्या बताया जाता है? उदाहरण बताए जाते हैं। सबसे पहले नियम रटाया जाएगा, उसके बाद उस नियम को यूज करना सिखाया जाएगा। और आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बताते हैं और उससे नियम निकालते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तभी तो क्या करेगा? नियम पढ़ना चालू करेगा। छोटे बच्चे को डायरेक्ट नियम बताओगे तो सीख पाएगा क्या? नहीं। तो निगमनात्मक विधि से कब पढ़ना चालू करता है वो? जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब? 11 से 16 में। ठीक है, ठीक, समझ में आया? ये बहुत छुट्टी मारे हो तो मुंह बन रहा है तुम्हारा। मेरा नाम जोकर हो जैसे, समझ आ नहीं रहा है मेरे को। ऐसे देख रहे हो जैसे मैं जादू हूं या मैं पहली बार कुछ आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, विस्मयाधि बोधक चिन्ह पता है ना कैसे रहता है? इंक्लेमेशन का, है ना।
क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? किशोर, एडोलेंस, किशोरावस्था विकास के किस चरण में आएगा? हाँ, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, वही है, फॉर्मल ऑपरेशन वही है। तो किस में आएगा? डी में आएगा। अगर आप किसके, पियाजे जी के पास जाएंगे, पियाजे जी के पास जाएंगे तो ये SPCF बोलते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर आप विकास की अवस्था देखेंगे, किसकी? विकास की, तो सबसे पहले क्या होगा? शैशव अवस्था। क्या होगा? शैशव अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, जिसको क्या बोलते हैं? तूफानों का काल। किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। ठीक है, गजब, डबल मेहनत कराओ तुम लोग। तो किशोरावस्था के विद्यार्थी किसमें होंगे जी? औपचारिक। इसमें क्या होता है? शैशवावस्था में 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, है ना। तो किशोरावस्था वाला इसमें क्या होता है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16, 18, है ना। तो भाई किशोरावस्था वाला किस में आएगा? औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, क्या होता है, आदमी का एक अच्छा गुण होता है, क्या पूछो? तुलना करना। और आदमी का एक बुरा गुण होता है, क्या पूछो? तुलना करना, है ना। तो सही जगह तुलना करके पढ़ोगे ना तो काम आएगा। आप विकास की 4 अवस्था विकास वाले भी बोल रहे हैं और विकास की 4 अवस्था प्याजे वाले भी बोल रहे हैं, तो दोनों को ना क्या बोलना चाहिए? तुलना करके पढ़ना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जहां तुलना करना चाहिए वहां किया करो। ठीक है, जहां नहीं करना चाहिए वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, कोई अब तुम बच्चों पे तुलना करोगे, ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो गलत है, क्योंकि हर बच्चा क्या है? यूनिक है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़े हो ना, हर बच्चा यूनिक है और सबके यूनिकनेस का क्या करना है? अपने को सम्मान करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध, प्याजे जी की 4 अवस्था, ठीक है, कौन सी? SPCF, कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? अमूर्त बोल दिया है भाई, है ना। तो अमूर्त संक्रियात्मक किसमें आएगा? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। यहां संवेदी, सेंसरी मोटर में क्या होता है? बच्चे को वस्तु स्थायित्व, वस्तु को पहचानने का ज्ञान होता है। संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चे को अनुकरण करता है, वो चीजों को देख तो पाता है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। मूर्त में क्या करता है? जो चीजों को देखता है ना उस पे रिएक्ट करना चालू कर देता है। और अमूर्त में क्या करता है? जो चीजें नहीं हैं उसके बारे में भी सोचना चालू कर देता है। मूर्त और अमूर्त में सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर मूर्त में बच्चों को पजल दोगे ना तो वो पजल को देख देख के क्या कर लेगा? सॉल्व कर लेगा, तर्क लगाएगा। तर्क क्या होता है जी? किसी का भी तथ्यों पे बात करना, किसी भी तथ्यों पे बात करना और उसके अनुसार निर्णय लेना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तर्क कर रहा है। क्या बोलते हैं? तथ्यों पे बात करो बोलते हैं ना भाई, फैक्ट पे बात करो, आप जो चल रहा है उस पे बात करो, जो है ही नहीं उस पे क्यों बात कर रहे हो? हैं? ठीक है, अब कहावत है कब बाबा मरी तो कब लाड़ू खाबो, तो भैया बाबा भी जिंदा है। ठीक है, तो बाबा के साथ जो हो सकता है उस पे बात करो, जो चीज दिख रही है उस तथ्यों पे बात करोगे तो मूर्त, मूर्त मतलब जो सामने है। ठीक है, बाबा भी जिंदा है तो बाबा के पास जो जो चीज है उसको खाओ, है ना, ये है मूर्त संक्रियात्मक। और अमूर्त संक्रियात्मक जो हुआ नहीं है, भविष्य का सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, मतलब जो चीजें हैं भी नहीं उसके बारे में चिंतन करना क्या होता है?
अमूर्त संक्रियात्मक मतलब कब बाबा मरेगा, बाबा भी जिंदा है तो भी उसको मार के वो लड्डू ख्याली पुलाव पकाना चालू कर दिए हैं। तो यहां क्या बोल रहा है, अमूर्त तार्किक चिंतन किसमें आएगा, ये अमूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है भाई, दो विकास होते हैं, एक होता है संज्ञान और एक होता है संवेग। संवेग मतलब इमोशन, है ना, और संज्ञान मतलब कॉग्निटिव। बताइए व्यक्तिगत विकास, संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? पढ़े हैं ना, जिन प्याजे तो रट रट के पढ़े हैं, घुलन घुलन के पढ़े हैं, पर क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, है ना। वो है ना, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिर वो है करत करत अभ्यास में जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो चलिए बताइए भाई। शाबाश। देखिए व्यक्तिगत विकास तो होगा ही नहीं, बच्चे का विकास भी होगा नहीं, शारीरिक कौशल का विकास भी होगा नहीं, ये तो शारीरिक विकास में आ गया, है ना, मोटर स्किल में आ गया। व्यक्तिगत आपका पर्सनल विकास में आ गया है। ठीक है, बच्चे का विकास ये तो होगा नहीं। अभियोग्यता का विकास, भैया मैं आपको चीख चीख के बताया हूं, संज्ञानात्मक मतलब होता है माइंड का विकास, आपके टैलेंट का विकास। ठीक है, कभी सरकारी लेटर पढ़े हैं या सरकारी लेटर लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। अभी जब नौकरी लगेगी ना तब लिखोगे। ठीक है, आप किसको, बीओ को लिखोगे, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर को लिखोगे। ठीक है, प्रति बीईओ दुर्ग, है ना, विषय शाला में अनियमितता बाबत, फिर लग बताओगे कि मेरे शाला में ये प्रॉब्लम है, और लास्ट में क्या लिखोगे कि महोदय जी कृपा करें इस विषय को तत्काल अपने संज्ञान में लेकर इसका निराकरण करने की कृपा करें। ये वर्ड कहीं सुने हो, तत्काल अपने संज्ञान में लेकर? नहीं सुने हो आप जी, सुने हैं? संज्ञान मतलब उसके दिमाग में, उसके जहन में इस विषय को लाओ और उसका क्या करो, आप किसी चीज का निराकरण कब करोगे, जब उसके बारे में सोचोगे ना। तो संज्ञान मतलब आपके दिमाग से कनेक्ट है, ये आपके सोचने समझने की शक्ति से कनेक्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें पूरा डेवलपमेंट बताया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास मतलब अभियोग्यता, आपके टैलेंट का विकास। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, संज्ञान मतलब आपका टैलेंट, वैसे ही वृद्धि मतलब क्या होता है, जो शरीर बढ़ता है वो चीज है, और विकास मतलब दिमाग और टैलेंट का विकास। हर आदमी अपने अपने लेवल में बताया है इस चीज को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास मतलब होगा आपकी अभियोग्यता। अभियोग्यता मतलब आपकी क्या योग्यता है, क्या टैलेंट है आप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बताइए भाई, पढ़े हैं? इसका जीन प्याजे ने कौन सा विकास दिया है? संज्ञानात्मक। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा क्या दिया है? सांस्कृतिक विकास।
ठीक है, सॉरी, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अल्बर्ट बंडूरा ने, है ना। बीएफ स्किनर ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। पढ़े हैं कि नहीं? चूहा और कबूतर, प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। और वाइगोस्की ने क्या दिया है? सामाजिक और इसमें सांस्कृतिक, ठीक है। इसी में क्या? भाषा, ये तीनों चीज का सिद्धांत आपका आता हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक ही है। ये तीनों चीज का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, जीन पियाजे जी क्या बोलते हैं? बच्चा पहले मैच्योर होता है फिर सीखता है। और वैगोस्की क्या बोलते हैं? बच्चा पहले सीखता है फिर मैच्योर होता है। जीन पियाजे जी बोलते हैं बच्चा अपने उम्र तक ही सीख पाता है, जो उसका लेवल है। वाइगोस्की बोलते हैं बच्चे को समाज में, संस्कृति में छोड़ो, वो अपने उम्र से भी ज्यादा सीख सकता है। वाइगोस्की बोलते हैं बच्चे के सीखने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, SCL, है ना। सामाजिक, सोशल हो गया, है ना। उसके बाद कल्चर, सांस्कृतिक, और लैंग्वेज, भाषा। ये भाषा को बहुत बड़ा उपकरण मानते हैं सीखने के लिए। कौन? वाइगोस्की, ठीक है। ये भाषा को बहुत बड़ा उपकरण मानते हैं, है ना। उसके बाद ये बोलते हैं कि बच्चा पहले क्या करता है? सीखता है, तब उसका विकास होता है। और जीन पियाजे क्या बोलते हैं? पहले मैच्योर होता है फिर सीखता है, ठीक है। भाषा के संबंध में ये बोलते हैं कि पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार आएगा। कौन बोलता है? वाइगोस्की। और जीन पियाजे बोलता है पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, ठीक है। उसके बाद वाइगोस्की बोलते हैं कि जो भाषा होती है ना, वो आपके अधिगम को क्या करती है? गाइड करती है, उसको रास्ता दिखाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण टूल है, ठीक है। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। वाइगोस्की ने एक और थ्योरी दी है। वाइगोस्की ने एक और थ्योरी दी है जिसको क्या बोलते हैं अपन? ZPD। क्या? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, समीपस्थ, संभावित नहीं, है ना। क्या? समीपस्थ, ठीक है। समीपस्थ, संभावित नहीं। ये संभावित नहीं होगा, ये क्या होगा? गलत होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें 2 होता है, एक होता है आपका वास्तविक विकास, एक होता है वास्तविक विकास, और एक होता है क्या? संभावित विकास। संभावित विकास, वास्तविक विकास ये है कि आपका सी-टेट या CG-टेट में नंबर आ रहा है 50, आप 50 के लायक ही पढ़े हो, ठीक है। संभावित विकास कितना है? आपको लाना, सोचते क्या हो कि मैं 150 में 150 लाऊंगा या लाऊंगी, है ना, पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको क्या दिया जाएगा? गाइड किया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, है ना। किसके द्वारा? योगेंद्र साहू क्लासेस के द्वारा, मेरे द्वारा आपको क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब पढ़ाया जाएगा तो आपका नंबर आएगा कितना पता है? आपका नंबर आ जाएगा 95 से लेके 110 नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े, कोचिंग आए, हमारे पास पढ़े, हमारा MCQ सॉल्व किए, थ्योरी पढ़े। आप कितना नंबर ला लिए? 95 से 110। वास्तविक विकास में आप थे 50 नंबर पे, सोचते हो 150 नंबर का। फिर आपको क्या मिला? हमारा सहयोग मिला, हमारा सहयोग मिला, और आप कहां तक पहुंच गए? 95 से 110।
तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच ही क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और मैं जो आपका सहायता किया हूं वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। पाड़, हिंदी में पाड़ और ढांचा बोलते हैं, और लेकिन वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी भर तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ना जिंदगी में हर एग्जाम पास कराऊंगा, तो मेरा सपोर्ट क्या है? केवल एक टेम्परेरी सपोर्ट है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जो कौन देता है? हमसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी देगा हमको, ठीक है। इसका बेस्ट उदाहरण है, आप ऐसे बच्चों का उंगली, बच्चा चल नहीं पाता, उंगली पकड़ के ऐसे चलाते हो, जब बच्चा फ्लो में चलना चालू करता है, आप क्या छोड़ देते हो? उंगली छोड़ देते हो। तो वो टेम्परेरी सपोर्ट है, उसी को बोलते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये हमेशा हमको हमसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी देता है। अब तुम खुद नहीं चलना चाहते जानते, बच्चे को चलना सिखाओगे क्या? अगर मैं खुद नहीं पढ़ा रहूंगा तो तुमको पढ़ा पाऊंगा क्या? तो या तो तुमसे कम वाला या तुम्हारे बराबर वाला तुमको स्कैफोल्डिंग दे सकता है क्या? नहीं, हमेशा कौन देगा? जो तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा। चलिए, ये हो गया, ठीक है। तो जहां पे सांस्कृतिक उपकरण, जहां आपको सांस्कृतिक दिखेगा, वहां सीधा अपने पास चले जाना है। किसके पास? लेव वाइगोत्स्की के पास जाना है। देखो, एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक रिवीजन हो गया है ना, और तुम लोग को घर में बैठ के पढ़ना है। सही है, इसी को बोलते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। जिसका केस है उसको कोई मतलब नहीं, और जिसको कोई मतलब नहीं है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मेरा काम तो वही है ना। बुरा लग रहा है? लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, खाली स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। भैया वाइगोस्की जी बोलते हैं, बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है। बच्चे को समाज में छोड़ो, बच्चा अपनी संस्कृति से सीखता है, बच्चा अपनी भाषा से सीखता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी किसका है? वाइगोस्की का, ठीक है। तो किसके अनुसार? नाम पूछ रहा है, कौन बोलेगा भाई? सांस्कृतिक और सामाजिक, है ना। सामाजिक और सांस्कृतिक कौन आएगा इसमें? कौन आएगा? वाइगोस्की, ठीक है। पूरा कहानी बता दिया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? अब आप लोग बोल रहे हो कि अभी घर जाऊंगी, सोचते मतलब घर जाते जाते बात कर रहे हो, अभी घर जाऊंगी, तुरंत फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद सुबह से कोचिंग गई थी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर शाम को उठ के पढ़ाई करूंगी, फिर थोड़ा खाना ना बनाऊंगी, फिर रात को पढ़ाई करूंगी। अपने से बात करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते आप लोग? तो वो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? हैं? ये भी मैं बताया हूं, आत्म केंद्रित तो है नहीं। हाँ, आत्म केंद्रित मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने अपने आप को ही देखता है। बच्चा आत्म केंद्रित कब होता है? सेल्फ सेंटर्ड किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्य अवस्था में होता है। पूर्व बाल्य अवस्था में वो सोचता है सब उसके ऊपर ध्यान दे, ठीक है। उस उम्र में मम्मी अगर उसको गोद से नीचे उतार के किसी दूसरे बच्चे को गोद में उठाएगी तो रोना चालू कर देगा। उसका कहना है कि तुम किसके ऊपर ध्यान दो? सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। तो आत्म केंद्रित तो है नहीं। और भैया किशोरावस्था में आत्म केंद्रित नहीं होता, किशोरावस्था में तो वो ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। वो किशोरावस्था में ऐसे नियम और नैतिकता बना लेता है कि दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है। अगर आत्म केंद्रित होगा तो जान देगा क्या? नहीं देगा, है ना। मनोविकार तो ये है ही नहीं।
है ना। संज्ञानात्मक अपरिवर्तकता भी नहीं है। क्या है? स्वनियमन। नियमन मतलब क्या? अपने को गाइड करना। वो अपने को गाइड कर रहा है ना कि मेरे को ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। खुद से बात कर रहे हैं ना, अपने काम करते करते अपने को गाइड करना क्या कहलाता है? स्वनियम या नियमन या प्राइवेट स्पीच। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैं तो पढ़ा हूं, अब आप लोग का पता नहीं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासी को रूप में देखते हुए उनके चिंतन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? बताइए भाई। तो घुमा दिया, ये तो मिस्टेक हो गई बा। बताइए। वाइगोस्की आएगा। हाँ, वहां क्या लिखा है? सक्रिय जिज्ञासु के रूप में। वाटसन तो व्यवहारवाद है जी। वो तो बोलता है बच्चा एक कोरा कागज है, मेरे को एक बच्चा दे दो, मैं उसको चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। और प्याजे जी क्या बोलते हैं कि भैया ये आपकी गलत फहमी है ना। ऐसा बोलते नहीं, मैं बता रहा हूं। वो क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या है? ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। तुम क्या बनाओगे? बच्चा खुद सीखता है। तो बताओ। हाँ, तुम लोग मतलब वो एक दो तीन चार खेल रहे हो। ये बोल देती हूँ ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। अरे चार में तो एक तो सही। हाँ, मतलब पढ़े नहीं हो। ठीक है, मत पढ़ो, अच्छी बात है, बिल्कुल मत पढ़ो। इसका आंसर आएगा भैया आपका लेव वाइगोस्की। घूमना नहीं है, घूमना नहीं है। जिज्ञासु, जिज्ञासु बोला है। ठीक है, जिज्ञासु तो वो भी बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात किसकी कर रहा है? सामाजिक और सांस्कृतिक। जहां ये दो वर्ड आएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, और जहां केवल सामाजिक आएगा वहां कोल्हर क्यों आएगा? अल्बर्ट बंडूरा आएगा। किसका आएगा? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक सिद्धांत। और सामाजिक और सांस्कृतिक कौन? केवल सामाजिक, है ना, बंडूरा। और जहां सामाजिक प्लस सांस्कृतिक क्या? वाइगोस्की। ठीक है। दो टाइप के योद्धा होते हैं, दो टाइप के। एक वो योद्धा होता है जिसके पास पूरे हथियार रहते हैं, है ना, जिसके पास पूरे हथियार रहते हैं, पर वो किसी को चलाने की प्रैक्टिस नहीं करता। उसको लगता है मेरे पास तो सब है, मैं सब चला लूंगा। और एक वो योद्धा होता है जिसके पास एक ही हथियार रहता है और वो रोज उसको चलाने की प्रैक्टिस करता है। अब जब दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? हाँ, तो जब तुम्हारे पास पूरे नोट्स हैं, है ना, पूरे हथियार हैं, लेकिन तुम चलाने की प्रैक्टिस तो किए नहीं हो, तो तुम जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे। तुमसे आधा जो पढ़ा हुआ है, जो पूरा एमसीक्यू उस आधे चैप्टर का सॉल्व भी किया होगा ना, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हथियार रखने से नहीं होता है? हथियार को क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है। तुम्हारा हथियार क्या है? ये पढ़ाई, ये नोट्स। जब तक इसको नहीं चलाओगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? ऐसा मुंह बना लेते हैं कि अब भी मतलब एकदम ये आपका एग्जाम नहीं है, नहीं है ना। लेकिन यहां आप इस टेम्परामेंट में भी इतने वीक हो। सोचो जब एग्जाम रहेगा उस टेम्परामेंट में आपका क्या हाल होगा। आप अभी वो बर्फ हो जो फ्रिज के अंदर भी पिघल जा रहे हो, गर्मी में आपका क्या हाल होगा? ठीक है, लग रहा है बुरा? बेइज्जती लग रही है? लगनी चाहिए। ठीक है, सुल्तान पिक्चर में बोलता है ना,
कभी कभी इज्जत कमान खातिर बेइज्जती करानी पड़ती है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी मूवी है, कौन सी, जो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है, पान सिंह तोमर, देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं? उसमें एक डायलॉग है, क्या, एक बार रेस शुरू भई गयो तो फिनिश लाइन टच करनो पड़तो है, फिर चाहे आगे भागो या पाछो। एक बार उतर गए मतलब उतर गए, अब क्या करना है, फिनिश लाइन टच करना है। अब डजंट मैटर है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो या बुरा, नौकरी तो चाहिए। ये नहीं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं और साइड हो लिए, पार्किंग में जाके खड़े हो गए। नहीं समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, चालू करिए भाई, पढ़ना चालू करिए। जिनका टेट क्लियर है वो ये मत समझिए मेरा तो टेट क्लियर है, मेरी नौकरी पक्की है। अभी जो टेट के लिए पढ़ेगा वो वापस शिक्षा कर्मी के लिए पढ़ेगा और उसका आपसे डबल रिवीजन होगा, उसका आपसे डबल रिवीजन होगा, तो वो वैसे ही आपसे आगे है। ठीक है, चलिए, लेओ वाइगोत्स्की, ठीक है, आगे देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, जिनको सुनाई नहीं देता है? ये बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अभी ओएमआर में ना आप एकदम ब्रेल लिपि देखे, क्वेश्चन समझे नहीं, ब्रेल लिपि देखे, और आपका जो ऐसे ए वाला ऑप्शन रहेगा उसमें इतना पेन चल चुका है ना। श्रवण बाधित, जिनको सुनाई नहीं देता, उनको क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा ऐसे ऐसे करके जिनको होता है ना। ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, जिनको दिखाई नहीं देता। और फ्लो फ्लो में नहीं बहना है, ठीक है। ये आपका स्कूल नहीं है, इलू इलू नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो, बिल्कुल फ्लो में नहीं बहना है। सोचना समझना है, फिर डिसीजन लेना है, ठीक है। पहले होल्ड कर, उसके बाद टोल्ड कर, पहले रुक जाओ, उसके बाद आंसर लगाओ। श्रवण बाधित, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए है सांकेतिक भाषा, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या है, ब्रेल लिपि। और जो सुनने में कम है, सुनाई देता है लेकिन कान के पर्दे में आवाज बहुत धीरे गिर रही है, उनके लिए क्या लगता है फिर, यंत्र लगता है, ठीक है। चलिए, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सीसीई कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, पढ़े हो ना, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, लगातार आपका क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। परीक्षा में क्या होगा, साल में एक बार आपकी मार्च में क्या होगी, पेपर होगी, और उसमें फेल तो फेल, उसमें फेल तो फेल, ओके टाटा बाय बाय, सुधारने का कोई चांस है क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन में छोटे छोटे स्टेज में कुछ कुछ समय बाद क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, और क्या किया जाता है, जो गलती हुई है ना उसको सुधारा जाता है, उस चीज को फिर से सिखाया जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, दोबारा वो गलती होने से बचेगा, और जब लास्ट में पेपर होगा तो क्या होगा, वो फेल नहीं होगा। मैं तुमको पूरा पढ़ा दिया और एमसीक्यू नहीं करवाया, पूरा पढ़ा दिया, एमसीक्यू एमसीक्यू कुछ नहीं करवाया, आप जाके सीधा परीक्षा हॉल में परीक्षा दिलाए, तुम्हारा क्या लेवल रहेगा, प्रैक्टिस तो किए नहीं हो, फेल तो फेल। लेकिन अपन एक टॉपिक पढ़े, उसका एमसीक्यू किए, फिर एक टॉपिक पढ़े, फिर उसका एमसीक्यू किए, और फिर सब एमसीक्यू करके लास्ट में अपन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या होगा, इंपैक्ट अलग पड़ेगा, गलती की संभावना कम होगी, फेल होने की संभावना कम होगी, होगी कि नहीं होगी जी, नहीं होगी, होगी। तो परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी बताइए। इसमें क्या आएगा, डी, उपरोक्त सभी,
भैया आपका एनईपी 2020 बोलता है, क्या पता है कि आपके स्कोर कार्ड में आपका क्या होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, पढ़ाई का होना भी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का भी होना चाहिए, आप में कुछ यूनिक टैलेंट है उसका भी होना चाहिए, सर्वांगीण विकास और सभी चीज का मूल्यांकन होना चाहिए। केवल ये नहीं कि पढ़ाई में अच्छा है तो उसी का कर रहे हैं, है ना। अगर आप में कुछ यूनिक टैलेंट है तो उसका भी क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, और उस टैलेंट को क्या करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब आपकी अभियोग्यता दिमाग से रिलेटेड। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें। मूल्यांकन कंटिन्यू तो होता ही है ना, और व्यापक भी होता है, ठीक है। सतत और व्यापक बोला ना, व्यापक मतलब ब्रॉड लेवल पे आपके सभी टैलेंट का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, केवल पढ़ाई का ही नहीं होगा, है ना। अगर आप गार्डनिंग में अच्छे हो, रंगोली में अच्छे हो, गायन में अच्छे हो, दौड़ में अच्छे हो, सब चीज का आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो भाई सतत और व्यापक तो वैसे ही हो गया, तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, बताइए। बताइए भाई, यहां एक वर्ड आ रहा है, कौन होगा, वाइगोस्की होगा, लेव वाइगोस्की होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, वाइगोस्की के अनुसार जब तक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। है पाठ या ढांचा, ढांचा क्या होता है, अपने को टेम्परेरी सपोर्ट जब कोई अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति देता है तो उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाड़ या ढांचा। इसमें क्या बोल रहा है, जब तक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को जितना वो कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, सहयोग द्वारा और बढ़ा रहे हैं। आपका आपका लेवल था 50 का, आपके सपने हैं 150 नंबर का, मैं वर्तमान इस 50 में सहयोग द्वारा इसको 50 को कहां ले आया, 90। तो ये मेरे जो सहयोग से आया है ये क्या कहलाएगा, स्कैप होल्डिंग, पाड़ या ढांचा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, व्यक्तिगत कारक। पढ़िए भाई, हैं, हाँ व्यक्तिगत कारक नहीं है, क्या होगा, ऑप्शन ए साथी समूह। आपका स्वास्थ्य तो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, बुद्धि आपकी खुद की है, संवेग इमोशन आपका सुख सब है, ये सब क्या है, पर्सनल व्यक्तिगत कारक है। क्या है ये, व्यक्तिगत कारक है। और साथी समूह आपके दोस्त क्या है, बाह्य कारक है, ठीक है। चलिए, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ होल्डिंग 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, स्कैफ होल्डिंग से तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, है ना। स्कैफ होल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। स्कैफ होल्डिंग हमेशा हमसे नॉलेजेबल पर्सन हमको देता है, जो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। जब आप सीख जाओगे तो आपको वो छोड़ देगा। वो हमेशा आपको इसमें साइकिल वाली फोटो मिलेगी, बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, पीछे क्या पकड़े, उसके पापा पकड़े,
जैसे ही बच्चा फ्लो में साइकिल चलाता है, पापा साइकिल को पीछे से छोड़ देते। ठीक है, अस्थायी सहयोग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जी? पाठ या ढांचा, वही वही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बताइए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। भैया भ्रांत वार्ता मतलब कंफ्यूजन लैंग्वेज तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, समस्या वार्ता ये भी नहीं है, अहम केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड ये भी नहीं है। क्या है? व्यक्तिगत वार्ता, पर्सनल स्पीच। क्या बोलते हैं इसको अपन? खुद से बात करते हैं ना, जिसको पर्सनल स्पीच बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल स्पीच, निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, खुद को डायरेक्शन देते उसको स्वनियमन। पढ़े ना अभी? चलिए आगे देखते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला नीला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की कौन सी वार्ता कहते हैं? बोलो, मुंह से बोलो। कौन सी वार्ता? व्यक्तिगत वार्ता। भैया एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा काम करते करते जो खुद से बात करता है ना, उसको पर्सनल स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता या निजी भाषा कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन घुमा के आ गया, उसमें व्यक्तिगत वार्ता नहीं है, स्वनियमन है, तो आप स्वनियमन को लगा लो। अपने आप को बता रही है ना ये क्या करना है। ये बोल रही है नीला टुकड़ा कहाँ है जिससे जूता बना लूं, पजल को सॉल्व करते हुए। वो अपने आप को बोल रही है, अपने आप को गाइड कर रही है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बताइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, वो क्या पूछ रहा है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ZPD। देखिए, ZPD अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बिल्कुल नहीं, है ना। बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, वो तो स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। अगर सहयोग देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसको स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, तो कुछ है ही नहीं। मैं अभी भी बोला आपको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? वास्तविक विकास और संभावित विकास। वास्तविक विकास 50 नंबर है, संभावित विकास 150 नंबर है। टीचर के सहयोग से कितना ला दिए? 90, 100 ला लिए, 90, 100, 110। तो वो टीचर का सहयोग आपका कहलाता है स्कैफोल्डिंग। और जो आप नंबर लाए हो उसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, जो आपका वास्तविक है ना, तथा सहायता के साथ करने वाले, जो आप मेरे सहयोग से नंबर लाओगे, के बीच का अंतर, है ना। आपको बताया था ना कि आपका वास्तविक विकास कितना है? 50। संभावित विकास कितना है? 150। आप मेरे से पढ़े और कितना नंबर लाए? 90। और पेपर में क्या हो गए? पास हो गए। तो यही 90 आपका क्या होगा? ये दोनों के बीच का अंतर आपका क्या होगा? संभावित विकास का, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बताइए। मूर्त, है ना,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। पहला कितना होता है आपका सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 16। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त की जा सकती है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व इसका आंसर होगा क्या, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या हासिल कर लेता है, वस्तु स्थायित्व। क्या पढ़िएगा, इस अवस्था में बच्चे के दिमाग में किसी भी वस्तु का इमेज साफ साफ बन जाता है। ठीक है, जो 2 साल के बच्चे को बोलोगे बेटा छिपकली कहाँ है तो किधर देखेगा, दीवार में दिखाएगा। ठीक है, पंखा कहाँ है दिखाएगा, मम्मी कहाँ है किचन में है, पापा कहाँ है दरवाजे से बाहर गए हैं। बेटा मोबाइल कहाँ है बोलोगे तो जेब से, वो पापा के जेब से मोबाइल निकाल के आपको दिखाएगा। बहुत सारे फोटो में बोलोगे एप्पल कहाँ है तो एप्पल के ऊपर क्या रखेगा, उंगली रखेगा। वस्तु को पहचान रहा है, पहचान रहा है ना। वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ठीक है, देखिए आपका पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कोई भी चीज को कैसे अनुभव करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सा, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इसके द्वारा क्या करता है, प्रोडक्ट को, चीजों को पहचानता है, समझता है, अपने सेंसर से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अनुभव करता है। उसके बाद इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है 2 साल में। वो बता देगा कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये पेन है, ये टीवी का रिमोट है ना। उसके बाद इसमें वस्तु की इमेज बनाना अपने दिमाग में प्रारंभ कर देता है और छिपी हुई वस्तुओं को खोज सकता है। वस्तु स्थायित्व का गुण मतलब वो उसके दिमाग में कोई भी वस्तु का इमेज बन चुका है और उसको आप छुपा भी दोगे ना तो वो क्या कर लेगा, खोज लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका जो स्टेज आता है वो है क्या, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उसके सामने इमेज तो बनता है, वस्तु स्थायित्व का गुण तो रहेगा ही, लेकिन वो चीजों को देख के ना उसके प्रति क्रिया नहीं कर पाता है। उसका दिमाग वस्तुओं के प्रति क्रिया नहीं कर पाता है ना। वो जीववाद, उसके अंदर जीववाद नहीं रहता है। वो निर्जीव चीजों को भी क्या करता है, सजीव मानता है। कैसे, अगर वो कुर्सी से गिर जाता है तो आप क्या करते हो, रुक जा मैं कुर्सी को मारती हूं, है ना, करते हैं ना। फिर बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है कि उसको क्या हुआ, मार पड़ा। वो उल्टा पलटी नहीं कर सकता है। ठीक है, उल्टा पलटी मतलब चीजों को अदल बदल नहीं कर पाएगा। उसको मुद्रा भार लंबा छोटा इस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा। उसको एक गंजी में पानी दोगे और एक गिलास में पानी दोगे तो वो सोचेगा गिलास का पानी ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, उसको नोट और सिक्का दोगे तो वो सिक्का लेगा, उसको लगेगा कि ये बड़ा है। ठीक है, उसको अगर किसी रास्ते से ले जाओगे तो वो उस रास्ते से वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको पलट के आना, वापस पलटी का गुण नहीं आता है। ठीक, तो ये किस में होता है, सब पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यही सब गुण जो वो नहीं कर पाता है वो क्या करने लग जाता है, करने लग जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या करता है, अमूर्त चिंतन जो नहीं है उसके बारे में भी सोचना चालू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से, आपके दिमाग से संबंधित नहीं है। बोलो बोलो बोलो। मूल्य, मूल्य क्यों नहीं है? ज्ञान है, ज्ञान तो है दिमाग से संबंधित। अनुप्रयोग, आप उसका प्रयोग भी करते हो, उसके बाद समझते भी हो। इसमें क्या होगा? ऑप्शन मूल्य होगा। मूल्य क्यों होगा भैया? क्योंकि मूल्य किससे संबंधित है? आपके समाज से। नैतिक और मूल्य पढ़े थे ना? मोरल डेवलपमेंट किसकी थ्योरी थी जी? कोहलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट में पहले काम करने वाले आदमी कौन? आदमी मोरल डेवलपमेंट में सबसे पहले काम किया था? जीन पियाजे। पर थ्योरी किसने दी बाद में? सब तो मैं ही बता रहा हूं भैया। मूल्य, समाज के वो नियम जो समाज तुमसे चाहता है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जो नियम बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल्य। और तुम्हारे अंदर का वो ताकत जो तुमको ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको क्या बोलते हैं? नैतिकता। क्या बोलते हैं? चलिए, बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वैगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के क्षेत्र को इंगित किया है। बताइए, लेव वैगोस्की ने कौन सी क्षेत्र बताए थे? जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित नहीं जी, समीपस्थ। संभावित नहीं, समीपस्थ। आपका लेवल था 50 नंबर का, ठीक है, पर आपको पास होना था। आपको 150 नंबर लाने की सोचते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत करके 90 लाते हो, या हुआ ना थोड़ा मुश्किल, बेहतर जुड़ते और करते हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम अवस्था बताइए भाई। हैं? भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। यह हमेशा पूछता है, ठीक है। और इसी समय 85% बच्चों का विकास हो जाता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाषा विकास का सबसे उत्तम काल। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? क्रिएटिविटी का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बातों को सुने होगे और पढ़े होगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा। बताइए। बताओ भाई। क्रिएटिव बालक में क्या क्या गुण होते हैं? अनुशासन। क्यों? इसका ऑप्शन होगा बी, अनुशासन। मैं आपको 1000 बार गला फाड़ फाड़ के बताया हूं। अनुशासन, दंड देना, मानक, स्टैंडर्ड, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है, इसको नहीं लेना है। क्रिएटिव बालक बोला है, क्रिएटिव बालक को आप कुर्सी बैठा के रखो, वो क्या क्रिएटिविटी कर पाएगा? कर पाएगा क्या? अनुशासन में बांधोगे तो कुछ कर पाएगा? तो इसमें मौलिकता, क्रिएटिव बालक में क्या होता है? सबसे पहले जिज्ञासु होता है। दूसरा क्या होता है? मौलिकता होती है, उसकी सोच खुद की ओरिजिनल सोच होती है, किसी को कॉपी नहीं करता। उसके बाद क्या होता है? फ्लो में बात करेगा, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होगा, बुद्धि लेवल बहुत ज्यादा होगा, तर्क करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकेगा, ठीक है।
वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एडजस्ट करता है, वो प्रकृति के साथ बहुत अच्छा एडजस्ट कर सकता है, अपने डिसीजन को फ्लेक्सिबल रखता है, नहीं हो रहा है तुरंत बदल देगा, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके खोजेगा। ये सब पढ़े थे क्रिएटिव बालक में। और अनुशासन में रहेगा तो ये सब कर पाएगा क्या, नहीं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है। पहला क्या है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, अमूर्त, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और तर्क किस में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करता है, ठीक है। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, संश्लेषण मतलब टुकड़ा 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 जोड़ के एक पूरा होमवर्क करना, और विश्लेषण मतलब पूरे को जो है उसको टुकड़ा टुकड़ा को तोड़ के एनालिसिस करना। हाँ, संश्लेषण बताइए भाई। इसमें होगा आपका चित्रों को रंगना, आप एक एक पार्ट धीरे 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 रंगते रंगते पूरे चित्र को क्या करते हो। विश्लेषण मतलब तोड़ना, ठीक है, विश्लेषण मतलब किसी प्रॉब्लम को खंडों में तोड़ना, ठीक। और संश्लेषण मतलब वो खंड को सॉल्व कर करके जोड़ना और पूरा एक डायग्राम तैयार करना। तो यहां जोड़ना, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जो आपको पता है उसको धीरे धीरे जोड़ जोड़ के क्या करना है, एक पूरा डायग्राम तैयार करना, या एक पूरा कोई भी कार्य को पूरा करना। इसी को बोलते हैं अपन ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से जो जानते हैं उसको पहले करते करते आगे जाएंगे। ये विधि कहां उपयोग में ज्यादा आती है, प्राथमिक शिक्षा में। किसमें, प्राथमिक शिक्षा में ज्यादा उपयोगी है संश्लेषण, ठीक है। समझ में आया। चित्र को कैसे रंगते हो, अच्छा रंगोली बनाते हो, रंग कैसे भरते हो, पार्ट पार्ट में भरते हो ना, भरते हो कि नहीं भरते हो जी। तो वही तो है, धीरे धीरे जोड़ के आपका रंगोली तैयार होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है भाई। एक बच्चा जो 100 को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है ना, वह पीड़ित किससे है, किससे पीड़ित है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, पढ़ने वाली डिसेबिलिटीज है। और डिसग्राफिया क्या है, लिखने वाली डिसेबिलिटीज है ना। डिसलेक्सिया से पीड़ित कौन था, ईशान अवस्थी था तारे जमी पे, देखे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, है ना। डिसलेक्समिया भी नहीं होगा, डिसमार्फिया भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, डिसलेक्सिया। कौन सी डिसेबिलिटीज है, लर्निंग, पढ़ने वाली डिसेबिलिटीज है ना। 100 को क्या पढ़ रहा है, वॉज, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। चलिए, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है, पहले ये देख लो कि समस्यात्मक बालक कौन होता है। कौन होता है जी समस्यात्मक बालक, पहले ये बताओ समस्यात्मक बालक होता कौन है, हैं? हैं? जो बालक पढ़ने लिखने में समस्या उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। जिसको पढ़ने में समस्या है और वो समस्या उत्पन्न करता है
ये क्लास में शोर करेगा, है ना, लड़ाई झगड़ा करेगा, स्कूल से भागेगा, ठीक है, औरों को परेशान करेगा, मारपीट करेगा, उसको कोई समस्या है, वो डर रहा है या कुछ है उसके अंदर जिसके कारण वो औरों के लिए समस्या बन रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? समस्यात्मक बालक बोलते हैं। समस्यात्मक बालक जो समस्या उत्पन्न करेगा, चोरी करेगा, है ना, किसी की पेंसिल जेब डाल लेगा अपने बैग में, बहुत गुस्सा करेगा, झूठ बोलेगा, और बच्चों से लड़ाई करेगा, मारेगा, स्कूल से भाग जाएगा। सामाजिक रूप से समायोजित बालक ये अच्छा बालक है, जिसका क्या है, जो समाज में अच्छे से घुल मिल के रहता है। और समस्यात्मक बालक अच्छे से घुल मिल के नहीं रहता है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी। क्या बोल रहा है? जो समस्यात्मक बालक नहीं है, तो जो सामाजिक रूप से समायोजित बालक है वो समस्यात्मक नहीं है। ठीक है। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कैसे सामाजिक संवेगात्मक होगा? ऑप्शन होगा सी, सामाजिक संवेगात्मक। कैसे होगा बताओ? सबसे पहले तो वो माता के साथ है, तो माता क्या है? प्राइमरी समाज है उसका, है ना। सोशलाइजेशन की प्राइमरी यूनिट क्या है? परिवार, और उसमें भी फर्स्ट पर्सन कौन है? माता है, तो वो तो सामाजिक हो गया। संवेगात्मक इमोशन इसलिए क्योंकि वो छू रही है, और बच्चा किसी भी चीज को कैसे, नवजात बोल रहा है मतलब 2 साल से छोटा है, छोटा है तो किससे सीखेगा? अपने सेंस से। तो त्वचा क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों में आपका मुंह, नाक, आंख, कान और त्वचा, तो त्वचा से उसको संवेग मिल रहा है, और वो उसको अपनी माँ को देख के क्या हो रहा है? हंस रहा है। और माता क्या है? उसकी समाज है, तो कौन सा होगा ये? सामाजिक संवेगात्मक। संवेग मतलब इमोशन। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों के अभाव की अवस्था में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूर्त चीजों के लिए तार्किक क्या होगा इसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अमूर्त किस में आता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बता दिया हूं ये सब मैं अभी। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? बताइए। सी, अधिक निपुण साथियों का शिक्षक के रूप में उपयोग करना। मतलब आपका अगर कोई आपको क्लास में कुछ काम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है और आपसे होशियार बच्चा आपको समझा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? स्कैफोल्डिंग बोल सकते हो। तो एग्जाम में जब चीटिंग कर रहे होगे तो कोई बोलेगा ना चीटिंग कर रहे हो, बोलना नहीं सर ये स्कैफोल्डिंग है। ठीक है। और वाइगोस्की जी इसको सही मानते हैं, ये स्कैफोल्डिंग है। ठीक है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता का दौर दिखाई पड़ता है। पराधीन नैतिकता वो नैतिकता जब बच्चा डर के नैतिक नियमों का पालन करता है। कौन से? तुक्का मार रहे हो? 4 से 7 वर्ष। ठीक है। नैतिकता के 3 स्तर पढ़े थे, कौन कौन से थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? बच्चा सजा और डर के चक्कर में क्या करता है? नैतिकता का पालन करता है। और दूसरा किस लिए? टीट फॉर टैट के चक्कर में, मतलब उसमें नैतिकता होती नहीं है। 4 से 10 साल के बच्चों में नैतिकता होती नहीं है, वो डर के कारण, पराधीन बोल रहा है ना, डर के कारण नैतिकता का पालन करता है। नैतिकता वाले चैप्टर में पूरा बताया मैं डिटेल में। 4 से 7 वर्ष की उम्र। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है? किसने बताया भाई? पियाजे ने। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। बताइए भाई क्या होगा इसमें? डी, संतुलन।
संतुलन मतलब इक्विलिब्रेशन, ठीक है, संतुलन मतलब इक्विलिब्रेशन। आत्मसातीकरण मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, है ना। उसके बाद आपका आएगा एक समायोजन, एसिमुलेशन, उसका मतलब ज्ञान में बदलाव करना, ठीक है। संतुलन मतलब आपका एसिमुलेशन और समायोजन के बीच तालमेल बिठाना, ठीक है, ये पढ़ाया हूं मैं। आत्मसातीकरण मतलब पुराने ज्ञान को, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। एक बच्चा एक कुत्ता देखता है जो सफेद कलर का होता है, जिसके 4 टांग होती है ना, भों भों करता है, मूंछ होती है। फिर एक बच्चा एक काले कलर का कुत्ता देखता है, तब उसको पता चलता है कुत्ता काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है। तो सफेद कुत्ते के साथ काले कुत्ते को जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण। अब बच्चा एक बिल्ली देखता है जिसके 4 टांग है, वैसे ही कान है, मूंछ है, पर वो भों भों नहीं करती, वो क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है ना। तब बच्चा तुरंत अपने ज्ञान में बदलाव करता है कि नहीं, कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होता है, शेर अलग होता है, जिराफ अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। ज्ञान में बदलाव किया, इसको क्या बोलेंगे? समायोजन, है ना। और यही आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जब वो बैलेंस बैठाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलन, ठीक है। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है, पेन ए से लंबा है पेन बी, है ना, पेन बी से लंबा है पेन सी। यह अनुमान लगाया गया कि ए पेन से सी पेन लंबा है ना। बोल यही रहा है, पेन ए से लंबा है पेन बी से लंबा है पेन सी, तो ऑटोमेटिक पेन ए से लंबा क्या हो गया? पेन सी। यही बता रहा है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए, पेन ए से लंबा है पेन बी से लंबा है पेन सी, है ना। तो दिव्या अनुमान लगाती है कि पेन ए से लंबा क्या हो जाएगा? पेन सी हो जाएगा। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहा है? तर्क कर रही है वो, तर्क, तर्क करना इसी को बोलते हैं। चीजों को देख के क्या करना? निष्कर्ष निकालना। भाई उसको बोल रहे हैं पेन ए से लंबा क्या है? पेन बी है। पेन बी से लंबा क्या है? पेन सी है। तो पेन ए से पेन सी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? लंबा हो गया। ये कैसे निकाली? तर्क करके निकाली, है ना, तर्क करके निकाली। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? है क्रमबद्धता मतलब अरेंज करना, अरेंज थोड़ी न कर रही है वो। काल्पनिक वो तो सामने है, पेन ए बी सी, अमूर्त थोड़ी ना वो। पेन ए बी सी तो सामने है ना, तभी तो देख के कर रही है वो। संरक्षण तो है नहीं, है। सी होगा क्या? सकर्मक विचार। सकर्मक विचार मतलब तर्क करके विचार। कैसे? तर्क करके। और तर्क करने का गुण कौन से स्टेज में होता है? मूर्त संक्रियात्मक। किसमें? मैं इतने देर से क्या बता रहा हूं आप लोग को? तर्क किसमें करता है? मूर्त में करता है। और अमूर्त चिंतन किसमें करता है? फॉर्मल ऑपरेशन में करता है, ठीक है। यहां पे वो क्या कर रही है? तर्क कर रही है, रीजनिंग कर रही है। रीजनिंग में आता है ना यही क्वेश्चन, तो वो रीजनिंग कर रही है। तो क्या होगा? सकर्मक विचार, तर्क करना। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें और कौन शामिल होता है? विशेष शिक्षा, स्पेशल चाइल्ड में कौन कौन शामिल होता है? विकलांग शामिल होता है, और कौन शामिल होता है?
बताओ भाई। आपके विशेष चाइल्ड में प्रतिभाशाली शामिल भी होते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को भी क्या कहा जाता है? स्पेशल चाइल्ड। बीएड में नहीं पढ़े हैं? स्पेशल चाइल्ड में आपके विकलांग तो आते ही हैं, प्लस कौन? प्रतिभाशाली भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि विकलांगों के लिए क्या होती है? विशेष शिक्षा होती है। वैसे तो हमको समायोजन शिक्षा के तहत क्या करना चाहिए? सबको साथ में पढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रतिभाशाली छात्र ऐसे छात्र होते हैं जो नॉर्मल कक्षा में नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो छात्रों के साथ बैठे ना, उनसे उनका लेवल क्या है? ज्यादा है। तो वहां तो उनको पढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं? उनको ग्रेड एक्सेलरेशन कर देते हैं। मतलब साल भर एक ही कक्षा में नहीं रखते हैं। अगर उसमें टैलेंट है तो उसको जल्दी जल्दी क्या कर देंगे? ऊपर वाली क्लास में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक स्पेशल चाइल्ड है। कौन सा? विकलांग चाइल्ड भी और प्रतिभाशाली भी, दोनों के लिए जो सामान्य शिक्षा व्यवस्था से हटके अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रतिभाशाली छात्रों को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सामान्य बालक जैसे नहीं है, उनका लेवल उनसे ऊंचा है और विकलांग छात्र का लेवल नीचे है, इसलिए उनको भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली छात्र आएगा भाई, याद रखना। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्क पूर्वक सोच सकता है या पियाजे की किस अवस्था में? तर्क, तर्क की बात हो रही है भाई, तर्क की बात हो रही है, बताइए। आप लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन सीजी टेट में आया है 2016 में। हाँ, तो मूर्त, मूर्त मतलब जो सामने है, तो सामने जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो भैया यहां अपन इंग्लिश में टाइप नहीं करा है, ये अलग बात है, लेकिन हिंदी में वो बहुत से नाम में आएगा। तो यहां इसी को, प्रत्यक्ष को क्या बोलेंगे? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा जो भी चीजें देखता है उस पर क्या करता है? तर्क करता है। और जब अमूर्त चीजों के बारे में थिंकिंग करता है जो है भी नहीं, तो वो किस में आ जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है? बच्चा चीजों को देखता है पर कोई तर्क नहीं कर सकता, कुछ सोच नहीं सकता। ठीक है, कोई उसके साथ गुणा भाग नहीं कर सकता। और संवेदीय पेशी अवस्था में केवल बच्चा क्या करता है? वस्तु स्थायित्व का गुण रहता है। पहले में उसको, पहले स्टेज में उसको क्या आएगा? वस्तु के इमेज का सिर्फ ज्ञान होगा, वस्तु की आकृति, वस्तु को पहचानना सीखेगा। दूसरे स्टेज में वस्तु को देखेगा तो सही, लेकिन उसके संबंध में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तीसरे स्टेज में वस्तु को देखेगा भी और वस्तु को देख के तर्क कर लेगा। चौथे स्टेज में क्या करेगा? ऐसी वस्तुओं के संबंध में भी वो सोचने लग जाएगा जो है ही नहीं। एक एक लेवल बढ़ रहा है। पहले सिर्फ फोटो, फोटो के बाद देखना, देखने के बाद कोई काम तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन तीसरे स्टेज में काम करने लग गया है। अब वो वस्तु नहीं है, उसके संबंध में भी वो सोच रहा है चौथे स्टेज में। ठीक है, ये हो गया आपका सी। चलिए आज के लिए इतना ही। समझ में आया?